तो ब्रो, लोग थाईलैंड घूमने क्यों जाते हैं ये आपको पता होगा, लेकिन इसी के साथ कई लोग ये भी सोचकर नेपाल जाते हैं, क्या नेपाल में भी ये काला काम होता है, और अगर हाँ तो कहां पर। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि नेपाल में आखिर रेड लाइट एरिया कहां कहां होते हैं और वहां जाने पर टूरिस्ट का क्या हाल होता है। क्या वहां कोई भी व्यक्ति खुलेआम ये कर सकता है, और ये करने पर वहां की सरकार का क्या कहना है। जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि ये वीडियो कहां से देख रहे हैं आप। दोस्तों, नेपाल घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कई लोग घूमने जाते हैं। नेपाल भारत का प्यारा पड़ोसी देश है और नेपाल के ज्यादातर लोग हिंदू हैं, और एक टाइम पर यहाँ पर हिंदू धर्म काफी ज्यादा प्रचलित था और आज भी है, जिस वजह से यहाँ पर कई महान हिंदू मंदिर भी हैं, जिसे देखने के लिए और जिसके दर्शन करने के लिए हर साल हजारों की तादाद में हिंदू लोग नेपाल जाते हैं। और बाकी किसी देश में जाने के लिए आपको कई सारी चीजें करनी पड़ती है, जैसे कि फ्लाइट लेना, पासपोर्ट लेना। वहां पर अगर इंडिया मैंडेटरी है तो पहले इंग्लिश भाषा का टेस्ट देना, लेकिन नेपाल में जाने के लिए ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप एक कार के जरिए भी नेपाल जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए भारत के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए भारत के लोगों को नेपाल जाना बहुत ही ज्यादा आसान पड़ जाता है, और इसीलिए कई लोग नेपाल घूमने जाते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग नेपाल घूमने जाते हैं, वो 3 ही वजह से नेपाल जाते हैं। एक तो धार्मिक नजर से, दूसरा एडवेंचर करने के लिए, और तीसरा नेचर के करीब जाने के लिए। आपको जैसे हमने बताया कि नेपाल में काफी ज्यादा मंदिर हैं, तो वैसे ही नेपाल में एडवेंचर और माउंटेन क्लाइंबिंग करने की भी कई सारी जगह है। यहाँ पर थ्रिल सीकर के लिए कोई भी कमी नहीं है, और फिर वही नेपाल जो है वो खूबसूरती की गोद में बना हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पर नेचर और खूबसूरती की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए कई लोग ये भी देखने यहाँ पर चले आते हैं। लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि नेपाल अपनी प्यास बुझाने आते हैं। जैसे लोग थाईलैंड में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कई लोगों को लगता है कि नेपाल भी रेड लाइट एरिया है और यहाँ पर कि वो थाईलैंड जैसे काम कर सकेंगे, क्योंकि एक तरीके से थाईलैंड और नेपाल में काफी समानता है। और अगर आप भी नेपाल में ऐसा कुछ सोच कर जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आपको काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल में ये पूरी तरीके से इल्लीगल है। हाँ, लेकिन आपको इसके बाद भी कुछ जगह पर ये मिल जाएगा, और वो कहां, कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम आपको ये बताएंगे कि नेपाल में ये कितना इल्लीगल है। तो नेपाल की सरकार के हिसाब से नेपाल किसी भी तरीके से एक सेक्सुअल टूरिज्म वाला देश बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि थाईलैंड में कई लोग इसीलिए जाते हैं, लेकिन नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थाईलैंड में तो ये पूरी तरीके से लीगल है। और थाईलैंड की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। जो भी थाईलैंड घूमने जाता है वो ज्यादातर रात के समय में घूमता है और दिन में आराम करता है। लेकिन नेपाल का ऐसा नहीं है। नेपाल में अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो बहुत ज्यादा कम जगह है, और वहां पर भी अगर आप रेड लाइट एरिया ढूंढ रहे हैं तो वैसे में नेपाल में कहीं पर भी रेड लाइट एरिया लीगल नहीं है। यानी कि नेपाल की सरकार के हिसाब से नेपाल में रेड लाइट एरिया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे, और इसी वजह से नेपाल में रेड लाइट एरिया है जहां पर लोग जा सकते हैं, जैसे थमेल। इसे नेपाल का नाइट लाइफ हब कहा जाता है। वैसे तो नेपाल में 12 बजे के बाद नाइट लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर 3 या 4 बजे तक भी नाइट लाइफ काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, और थमेल भी वैसी ही जगह है, और थमेल भी वैसी ही जगहों में से एक है। यहाँ पर बार, पब, होटल, यहाँ तक कि मसाज सेंटर और सब कुछ मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए। यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे होटल्स भी हैं, और यहाँ पर कई सारी ट्रैकिंग एजेंसी भी है जो कि आपको ट्रक पर और माउंटेन क्लाइंबिंग में लेकर जा सकती है। इसीलिए कई लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ बाकी किसी भी चीज के मुकाबले बहुत ज्यादा मशहूर है। वैसे यहाँ पर तो क्या, पूरे नेपाल में ही रेड लाइट एरिया बनना इल्लीगल है, लेकिन यहाँ आसपास रहने वाले कई लोकल लोग और कई एक्सपीरियंस लोग कहते हैं कि यहाँ पर पब में और मसाज सेंटर में मसाज या सर्विस देने के बैनर के पीछे सेक्स ट्रेड होता है, जो कि जाहिर सी बात है यहाँ की सरकार के हिसाब से इल्लीगल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये होता है। और कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा मात्रा में छुप छुपाए होता है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपकी काफी पहचान होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पर रेड पड़ने के भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए अगर आपको नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो यहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के लिए लोकल लोग इस जगह को रेकमेंड नहीं करते हैं।
फिर सुंदरा भी नेपाल की एक ऐसी जगह है जहां पर रेड लाइट एरिया होने का दावा किया जाता है। इस जगह पर रूम के रेट काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, जिस वजह से कई टूरिस्ट होते हैं तो सस्ते में नेपाल में रहना चाहते हैं वो यहीं पर आकर रहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इसके आसपास कई डांस बार और पब भी मौजूद है और कहा जाता है कि इसके अंदर ही इल्लीगल एक्टिविटीज होती हैं। इसके बाद न्यू बस पार्क, जिसे गोंगाबू बस पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी ऐसी गतिविधियां होने का अंदाजा लगाया गया है। ये बस पार्क है जिस वजह से आप यहाँ से पूरे नेपाल में किसी भी जगह पर बस से घूम सकते हैं और इस वजह से कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आकर इसके आसपास रहना पसंद करते हैं। और कमाल की बात यह है कि आसपास के रूम का प्राइस काफी कम होता है और यहाँ पर भी सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर सेक्सुअल ट्रेड होने का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन बाकी सब जगह से अलग यहाँ पर रेड लाइट एरिया नहीं है, बल्कि कहा जाता है यहाँ पर यूं ही लड़कियां घूम रही होती है जिनसे बात करने के बाद वो आपके साथ आपके रूम तक चलेगी। कई बार ये चीजें काफी खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि वो लड़कियां कई बार अपने रूम की बात करती है और वहां पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर जाते भी हैं तो गलती से भी उनके रूम में ना जाएं। और इसी तरह बलुंग बस पार्क में भी रात को 11-12 बजे के बाद खूबसूरत नेपाली लड़कियां मेकअप लगाकर घूम रही होती हैं और इनसे बात करने पर भी ये आपके रूम तक चलेगी। एक तरीके से तो ये इल्लीगल है, लेकिन अगर आप इनसे बात करते हुए पकड़े गए फिर भी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लड़की अपनी मर्जी से ही ये सब कर रही है। और नेपाल में ये चीज तो लीगल है, वो किसी को संभोग करने से नहीं रोक सकते हैं, बस रेड लाइट एरिया इल्लीगल है। इसीलिए नेपाल में संभोग के बारे में सोचकर जाना तो किसी भी काम का नहीं है। अगर आप सच में नेपाल को घूमना चाहते हो तो हम आपको कुछ ऐसी जगह बताएंगे जहां आपको जाना चाहिए। नंबर 1, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की बेहद ही आकर्षक राजधानी है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ ठंडक रहती है और लोगों को भी यहाँ ट्रैवल करने में बेहद मजा आता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ साथ शांति वाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति की खूबसूरती में ठहरकर यात्रियों को यहाँ कुछ अलग ही अनुभव करने को मिलता है। नंबर 2, पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में शामिल है। पोखरा हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला हुआ है, एक महानगरीय शहर है। इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए हर साल लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा रहती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, काठमांडू के बाद पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ आकर आप कई रोमांचक एक्टिविटीज का भी अनुभव ले सकते हैं। नंबर 3, स्वयंभूनाथ। अगर आप स्वयंभूनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो ये मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। स्वयंभू स्तूप मंदिर परिसर का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर के आसपास आपको कई बंदर देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा में इस मंदिर को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। नंबर 4, भक्तपुर। काठमांडू घाटी में मौजूद भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में शामिल है। यहाँ आपको कई मंदिर और तीर्थ स्थल देखने को मिल जाएंगे। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है। हालांकि काठमांडू की तुलना में आपको यहाँ कम भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ की घुमावदार सड़कों में पैदल चलने का मजा ही अलग है। इस शहर का मुख्य आकर्षण दरबार, स्क्वायर और 55 विंडो पैलेस है। नंबर 5, लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है जो हिमालय के पर्वतों से घिरा पड़ा है। आपको बता दें कि लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाने में मदद करते हैं। साथ ही इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लुम्बिनी में शास्त्रों का अध्ययन करने, धर्म के बारे में जानने और दिमाग को शांत करने के लिए जरूर जाएं। लुम्बिनी में माया देवी का भी मंदिर है जिसमें माया देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है। नंबर 6, चितवन नेशनल पार्क। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको नेपाल का मशहूर चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। आपको बता दें, नेशनल पार्क एशिया का सबसे अच्छे वन्य जीव में आता है, जहां लोग काफी संख्या में आते हैं। इस नेशनल पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींग वाले गैंडों और ऐसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ साथ यहाँ आपको कई हाथी, तेंदुए, गेंडे, भालू और भारतीय बाइसन भी देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ जंगल सफारी के साथ साथ हाथी और डोंगा की सवारी भी कर सकते हैं। नंबर 7, पशुपतिनाथ टेम्पल।
पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पर्वत में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव करवाता है। साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह आज भी सुरक्षित है।